हाय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज मैं आप लोग के सामने संख्या पद्धति के आगे बढ़ाते हुए जो प्रश्नावली 1.1 है उसका पूरा सॉल्यूशन आप लोग के बीच करने जा रहा हूं। अगर आप मेरी इस वीडियो को अंत तक बढ़िया से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है जब प्रश्नावली 1.1 बनाएंगे तो बिल्कुल कोई भार नहीं पड़ेगा, आपको एकदम बिल्कुल आसान लगेगा। मैं आपको आसान भाषा में प्रश्नावली 1.1 के सारे प्रश्नों को हल करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या के बारे में और परिमेय संख्या के बारे में बता चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरा पिछले वीडियो जो है आप देख लें, आपको और बढ़िया समझ में आ जाएगा। मैं उनको एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूं। जैसे प्राकृत संख्या जब कहे आपको तो तुरंत दिमाग में फिगर बनना चाहिए 1 से लेके शुरू होके अनंत तक। ये प्राकृत संख्या हो गया। उसी प्रकार मैं पूर्ण संख्या भी आप लोग को पढ़ा चुका हूं। तो पूर्ण संख्या का जब बात आपके सामने कोई करे तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 से शुरू होकर अनंत की ओर जाती है। तो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। उसी प्रकार आगे हम पढ़ाए थे पूर्णांक संख्या भी, है ना। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या जो है वो तो कहीं एक जगह से स्टार्ट होती नहीं है एक संख्या से, क्योंकि माइनस की ओर भी अनंत तक और प्लस की ओर भी अनंत तक जो है वो रहती है। तो इसको जब पूर्णांक संख्या लिखेंगे तो बीच में 0 लिखेंगे और दाईं ओर जाएगा तो प्लस में जाएगा अनंत तक, है ना। इसको मैं बार बार इसलिए रिवीजन कर रहा हूं ताकि आपको संख्या पद्धति में ये सब मेन चीज है। अगर ये सब की बात अगर बार बार आपके सामने करेगा तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा प्राकृत मतलब 1 से अनंत तक, पूर्ण मतलब 0 से अनंत तक, पूर्णांक मतलब 0 बीच में और दाईं ओर प्लस वाला और बाईं ओर माइनस वाला, -1 -2, है ना, -3 -4, ये हो जाएगा अनंत। ये हो गया पूर्णांक संख्या। इसके बाद हम आप लोग को परिमेय संख्या भी बताए थे। परिमेय संख्या का एग्जाम्पल दिए थे कि परिमेय संख्या होने का 3 शर्त है। पहला शर्त है कि वह P बटे Q के रूप में हो, दूसरा शर्त है कि P और Q दोनों पूर्णांक संख्या का सदस्य हो, और तीसरा शर्त है कि Q बराबर 0 ना हो। तो इसका एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, जैसे 3/5, 4/7, 8/9, है ना, 0, -1/2, -3/4, -5/7, है ना। ये सब परिमेय संख्या के जो है उदाहरण है। अगर 1 कह देता है, 0 2 कह देता है, 3 4 5 6, ये सब भी जो है परिमेय संख्या के सदस्य है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं देख है तो P बटे Q के रूप में आ जाएगा। उसी प्रकार अगर √4 रहेगा तो भी हो जाएगा। √4 का वर्गमूल कितना होता है? 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो √4 भी हो जाएगा। √9 भी हो जाएगा और √6 नहीं, 9, √16 हो जाएगा, √25 हो जाएगा। ये सब परिमेय संख्या आ जाएगा। तो ये आप लोग को बताया हुआ था, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। और इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को कल मैं पिछले वीडियो में बताया था। उसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसको पूरा जो है प्रश्नावली 1.1 की जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसको मैं हल कर दिया था। और आज मैं जो है प्रश्नावली 1.1 के सारे प्रश्नों को हल करूंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है ना, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P बटे Q के रूप में
रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां पी क्यू पूर्णांक हो तथा क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यही प्रश्न है आपका पहला। तो बिल्कुल आपको आसान भाषा में जो है समझाने जा रहा हूं, बढ़िया से समझिए। जैसे कह रहा है शून्य के बारे में कि शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं, तो मैं शून्य को लिया। अब शून्य को लिया और परिमेय संख्या कहलवाने के लिए मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 3 शर्त होना चाहिए। पहला शर्त कि पी बटे क्यू के रूप में होना चाहिए। तो देखिए पहले तो हम इसको देखते हैं कि पी बटे क्यू के रूप में है कि नहीं है। तो शून्य बराबर हम लिख सकते हैं शून्य के नीचे कुछ नहीं देख रहता है ना, कोई भी संख्या है तो उसके नीचे कुछ नहीं देख है, तो पी बटे क्यू के रूप में आ गया। तो पहला शर्त को पूरा कर दिया। दूसरा शर्त है कि पी क्यू पूर्णांक होना चाहिए, है ना। तो ये देखिए जीरो देखिए पूर्णांक संख्या का सदस्य है कि नहीं है। अब क्यू की जगह 1 है, क्यू भी देखिए 1 भी देखिए पूर्णांक संख्या का सदस्य है। तो 0 और 1 दोनों जो है पूर्णांक संख्या का सदस्य है। तो दूसरा शर्त भी पूरा हो गया। पहला शर्त क्या था कि पी बटे क्यू के रूप में होना चाहिए। दूसरा शर्त पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए। तो पी और क्यू देखिए पूर्णांक है 0 और 1। अब तीसरा शर्त है कि क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो क्यू मतलब लास्ट नीचे वाला, तो नीचे में तो 1 है, तो ये तीसरा शर्त को ही पूरा कर रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे, यह 0 एक परिमेय संख्या है और इसे हम पी बटे क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं जहां पी और क्यू पूर्णांक है। तो 0 बराबर 0 बटे 1 है ना, जहां लिख सकते हैं क्यू 0 और 1 पूर्णांक है ना। 0 एक पूर्णांक है और जो क्यू के जगह पर 1 है, 1 जो है बराबर नहीं है 0 की। तो तीनों शर्त पूरा कर रहा है। देखिए पी बटे क्यू के रूप में है, पी क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर 0 नहीं है। तो तीनों शर्त को पूरा कर रहा है। तो कहेंगे कि इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है ना। कारण देना है तो कारण तो बता ही दिए कि पी बटे क्यू के रूप में है, पी क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर 0 नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया हो। शून्य के बारे में पूछ रहा था तो मैंने स्पष्ट कर दिया, है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें, है ना। 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें, है ना। 6 परिमेय संख्या। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में बताया था और फिर देखिए जो सॉल्व एग्जांपल था उसमें बताया था और फिर इस तरह का आ गया। देखिए जिसके बीच में लिखना है तो पहले उसको दोनों को अलग अलग लिखिए और बीच में एक लाइनिंग कर दीजिए, है ना। एक तरफ 3 लिखा, एक तरफ 4 लिखा। अब हम क्या बोले थे कि पहला प्रोसेस ये है कि हर को बराबर करना, है ना। जिसके बीच में परिमेय संख्या लिखना उसके हर को बराबर करना। तो देखिए यहाँ पर कोई हर नहीं है। तो आप लोग जानते होंगे कि जिसका हर नहीं रहता उसका हर 1 रहता है। तो कुछ नहीं तो 1 है ना। तो ये पहला प्रक्रिया ये हो गया कि हर बराबर करना। तो हर तो बराबर हो गया 1-1। अब अगला प्रक्रिया हम करेंगे कि जितना भी हमको संख्या लिखना है परिमेय संख्या, जैसे यहाँ पर 6 परिमेय संख्या लिखना है तो दोनों तरफ 7 से गुना कर देंगे, ऊपर नीचे, है ना। 6 परिमेय संख्या लिखना है तो 7 से गुना कर देंगे। 7 परिमेय संख्या लिखना तो 8 से गुना करते। 4 परिमेय संख्या लिखना रहता तो 5 से गुना करते। तो यहाँ देखिए 6 परिमेय संख्या लिखना है तो ऊपर नीचे 7 से गुना कर देंगे दोनों तरफ। तो ये नीचे में 7 से तो ऊपर भी 7 से ऊपर नीचे इसलिए करते हैं कि जब ऊपर नीचे करते हैं तो जब चाहेंगे तो 7 को काट देंगे तो 3 ही बचेगा, है ना। और यहाँ पर भी 7 से करेंगे तो नीचे में 7 से तो ऊपर भी 7 से करेंगे, ठीक है। अब देखिए 7 कितना हो गया 21 बटे 7 इकाई 7 और 7 चौका 28 बटे 7 इकाई 7। अब देखिए ये हम लेकर चले थे 3 और 4 और यहाँ भी 3 और 4 ही है, केवल रूप अलग हो गया है। जैसे देखिए इसको काटेंगे 21 बटे 7 को तो 7 या 21, यहाँ 3 बच जाएगा।
28/7 है, तो इसको भी काटेंगे तो 7 चौका 28, तो 4 बच जाएगा। तो 3 और 4 ही है, केवल अंतर ये है कि इस रूप में आ गया है कि यहाँ पर 3 और 4 के बीच में कोई संख्या हमको दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर जो 3 और 4 है ये इस रूप में है, 21/7 और 28/7 के रूप में है। तो यहाँ पर हमको ये दोनों के बीच में संख्याएं दिखाई पड़ रही है। कौन कौन? जैसे 21 और 28 है ना, हर तो बराबर है, तो 21 और 28 के बीच में कौन कौन होता है? 22, 23, 24, 25, 26, 27, और सबके नीचे 7 है, 7 डाल देंगे तो लिखेंगे इसलिए, है ना, इसके बीच की, है ना, 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या बराबर, अब लिख देते सबका मान। 21/7 के बाद क्या हो जाएगा? 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, और फिर 26/7, फिर 27/7। देखिए 6 संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो आशा है कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आया हो। तो जिसके जिसके बीच में हमको परिमेय संख्या लिखना है, उसके पहला प्रोसेस है कि उसके हर को बराबर करना। तो यहाँ ऑलरेडी हर कुछ नहीं था, तो हर जब जिसका नहीं रहता है तो उसके नीचे 1 रहता है, तो 1 कर दिए तो हर बराबर हो गया। यहाँ भी हर 1, यहाँ भी हर 1। अब अगला प्रोसेस ये है कि जितना संख्या आपको लिखना है दोनों के बीच में, उससे 1 बढ़ा करके गुना करना है। तो हमको 6 परिमेय संख्या लिखना था, तो दोनों तरफ 7 से गुना कर दिए। ध्यान ये रखना है कि अंश में भी करना है 7 से और हर में भी करना है। तो देखिए 7 से कर दिए यहाँ भी, 7 हर में, और 7 से कर दिए अंश में भी। उसी तरह इस तरफ भी 7 से कर दिए हर में और 7 से कर दिए अंश में। तब गुना करने के बाद क्या हो गया? 7 या 21 हो गया, 1 7 7 हो गया। और यहाँ पर देखिए 7 चौका 28 हो गया, 1 7 7 हो गया। अब जो है क्या हुआ? 21/7 और 28/7 है, तो ये 3 और 4 ही, केवल रूप इसका बदल गया। जब काटिएगा तो 7 या 21, 7 चौका 28, यहाँ 3 यहाँ 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 और 4 के इस रूप में है कि ये दोनों के बीच की संख्या दिखाई पड़ रहा है। 21 और 28 के बीच में कौन कौन है? 21/7 और 28/7 के बीच में 22/7 है ना, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। आशा करता हूं कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया हो। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब है तीसरा नंबर है कि 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या है। 5 परिमेय संख्याएं लिखे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम पहला काम क्या बोले थे कि पहले जिसके जिसके बीच में लिखना उसको अलग अलग करिए और एक बीच में रेखा खींच दीजिए अलग अलग करने के लिए। चलिए एक तरफ लिखते हैं 3/5 और दूसरा तरफ लिखते हैं 4/5। और पहला ये तो लिख दिए। अब पहला काम क्या है? हर को बराबर करना। जिसके जिसके बीच में परिमेय संख्या लिखना है उसके हर को बराबर करना। तो यहाँ देखिए हर पहले से बराबर है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हर बराबर करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो आसान हो गया। अब क्या करना है अगला काम कि जब हर बराबर रहे तो हमको देखना है कितना परिमेय संख्या लिखना है। तो देखिए कितना परिमेय संख्या लिखना है? 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो जब 5 परिमेय संख्या लिखना है तो 6 से गुना कर देंगे, है ना। 5 परिमेय संख्या लिखना है तो 6 से गुना, 6 परिमेय संख्या लिखना है तो 7 से गुना, 7 परिमेय संख्या लिखना था तो 8 से गुना। हमें 5 परिमेय संख्या लिखना है। जितना परिमेय संख्या लिखना रहेगा उससे एक बढ़ा करके गुना कर देंगे, है ना। और गुना करेंगे अंश हर दोनों में, दोनों तरफ करेंगे और दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 था, तो अगला प्रोसेस में हम करेंगे 3/5 और 4/5 है तो 6 से गुना कर देंगे, नीचे भी 6 से और ऊपर भी 6 से, इधर भी नीचे भी 6 से और ऊपर भी 6 से। अब जो है गुना करके लिखिए जितना आता है। तो 6 तिया 18 और 5 छक 30, इधर कितना हो गया? 6 चौके 24 और 5 छक 30। देखिए हम लेके चले थे 3/5 और 4/5, तो ये 3/5 और 4/5 ही है। जब इसको काटिएगा तो 6 तिया 18, 6 5 30, 3/5 आ जाएगा। और यहाँ भी इसको भी काटेंगे तो 6 चौक 24, 6 5 30, 4/5 यहाँ भी आ जाएगा, है। तो जो ऊपर से लेके चले थे वही है, अंतर यही है
यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच में हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था कि इसके बीच में कोई संख्या है, लेकिन यहाँ जो है 18/30 और 24/30 है, इसके बीच में हमें दिखाई पड़ रहा है कि 18/30 और 24/30 के बीच में कौन कौन है? 19/30। 18 और 24 के बीच कुछ होता है 19, 20, 21, 22, 23, है ना, तो वही लिखेंगे। इसलिए है ना, इसके बीच की 5 परिमेय संख्याएं बराबर कौन कौन हो जाएगा? 5 परिमेय संख्या। तो 18/30 और 24/30 के बीच में कौन कौन है? हो जाएगा 19/30, है ना, 20/30, है ना, 21/30, 22/30 और 23/30। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया होगा। जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन जैसा ही है, उसमें था कि पूर्ण संख्या के रूप में था और यहाँ बटा में है, लेकिन बटा में है इसका जो है हर बराबर है, तो यहाँ भी हमको हर बराबर करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये प्रश्न संख्या 3 था, प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 3 था। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं आप लोग से ये कहूंगा कि जरूर अपने दोस्तों से शेयर करें, है ना, उसको प्रेरित करें देखने के लिए मेरे YouTube चैनल के वीडियो को, ताकि उन्हें भी, जो गांव देहात में बच्चे जिन्हें अच्छा गाइड देने वाले नहीं है कोई, तो उन्हें बहुत फायदा मिलेगा, है ना। आपको जब मेरे वीडियो को जब देख करके किताब को जब बनाएंगे क्वेश्चन, तो बिल्कुल आसान तरीका से समझ में आएगा और मजा लगेगा बनाने में। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है सत्य और असत्य चुनना और अपने कारण के साथ उत्तर देना, है ना। सत्य असत्य को चिन्हित करें तथा कारण भी बताएं, है। कारण बताना है कि सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों असत्य है। तो पहला देखिए क्या है। पहला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो ये सत्य है कि असत्य है? तो देखिए अभी हम इसे यही सब क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको यहाँ पर लिख दिए थे सब, हर एक संख्या का एग्जाम्पल, ताकि जब हम इससे संबंधित प्रश्न को हल करेंगे तो सामने देखेंगे और पता लगा लेंगे कि वो कथन सत्य है कि असत्य है। तो पहला क्या है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। यानी प्राकृतिक संख्या के बारे में पूछ रहा है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या रहेगा उसको हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। तो जिसके बारे में पूछेगा, यहाँ प्राकृतिक संख्या के बारे में देखिए पूछ रहा है और कहलवाना है क्या? प्राकृतिक संख्या को क्या कहलवा रहा है? पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या के सदस्य को हम देखेंगे कि प्रत्येक सदस्य प्राकृतिक संख्या का पूर्ण संख्या में शामिल है कि नहीं। अगर प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक सदस्य पूर्ण संख्या में शामिल रहेगा तो कहेंगे कि यह कथन सत्य है ना। अगर नहीं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का एक भी सदस्य अगर पूर्ण संख्या में शामिल नहीं रहेगा तो हम कहेंगे ये कथन सत्य नहीं है। तो चलिए, प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या का देखिए सदस्य पहले कौन है? एक है। तो एक, और ये पूर्ण संख्या है, तो क्या एक जो है एक प्राकृतिक संख्या है तो पूर्ण संख्या में है? बिल्कुल है। प्राकृतिक संख्या का एक सदस्य एक जो है वो पूर्ण संख्या में भी है। अगला सदस्य देखिए प्राकृतिक संख्या का 2, तो 2 पूर्ण संख्या में है, 2 भी है। 3 देखिए प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या में ये है। 4 भी देखिए प्राकृतिक संख्या है और ये पूर्ण संख्या में है, तो बिल्कुल है। 5 भी देखिए प्राकृतिक संख्या में है, 5 प्राकृतिक संख्या है, तो क्या ये 5 प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में है? तो बिल्कुल है। तो हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक सदस्य, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 है ना, सारा का सारा प्राकृतिक संख्या का सारा सदस्य पूर्ण संख्या में शामिल है ना। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। अगर
प्राकृत संख्या का एक भी सदस्य होता जो पूर्ण संख्या में नहीं रहता, तब हम कहते कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। लेकिन यहाँ तो प्राकृत संख्या का सभी सदस्य पूर्ण में है, जो आपको हमने बताया। तो लिखेंगे यहाँ पर ये कथन सत्य है ना, सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि प्राकृत संख्या का प्रत्येक सदस्य पूर्ण संख्या में शामिल है। प्राकृत संख्या का सदस्य 1 2 3 4 5 जो है वो सारा का सारा पूर्ण में है। तो लिखेंगे सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्या का प्रत्येक सदस्य है पूर्ण संख्या में शामिल है, पूर्ण संख्या में शामिल है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये जो है सत्य असत्य से संबंधित जो प्रश्न था उसको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। इसे मिटा देते हैं। आप लोग जो है अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार और देखें, 2 बार। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो मेरे वीडियो पे जो है आप कमेंट करें कि कहाँ आप नहीं समझ रहे हैं, ताकि मैं और आसान भाषा में और सरल भाषा में आपको बता सकूं। चलिए दूसरा नंबर है 4 का दूसरा कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है ना। तो यहाँ पर देखिए पूर्णांक के बारे में पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं कि नहीं, इस पे पूछ रहा है। तो देखिए हमको ये देखना है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या का प्रत्येक सदस्य पूर्ण संख्या में शामिल है कि नहीं। अगर पूर्णांक संख्या का प्रत्येक सदस्य पूर्ण संख्या में शामिल रहेगा तो बोलेंगे सत्य है। अगर पूर्णांक संख्या का कोई भी एक भी सदस्य अगर पूर्ण संख्या में शामिल नहीं रहेगा तो हम कहेंगे ये कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य है। तो चलिए चलते हैं। पूर्णांक देखिए लिखा हुआ है, तो पूर्णांक लिखा हुआ है तो पूर्णांक में प्लस वाला भी आता है, माइनस वाला भी आता है और शून्य भी आता है, जबकि पूर्ण में केवल शून्य और प्लस वाला आता है। तो हम देखते हैं कि अगर 0 जो पूर्णांक है, अगर यहां से लेते हैं 0 पूर्णांक है जो पूर्ण में शामिल है, 1 जो पूर्णांक है वो भी पूर्ण में शामिल है, 2 जो पूर्णांक है वो भी पूर्ण में शामिल है, 3 जो पूर्णांक है वो भी पूर्ण में शामिल है। लेकिन कौन शामिल नहीं है? जो माइनस वाला पूर्णांक है वह पूर्ण में शामिल नहीं है। देख लीजिए, है ना। -1 पूर्णांक है लेकिन -1 पूर्ण नहीं है, -2 पूर्णांक है लेकिन -2 पूर्ण नहीं है, -3 पूर्णांक है लेकिन -3 पूर्ण नहीं है। तो हमने क्या देख रहा है? हमने क्या देखा कि ऋणात्मक जो पूर्णांक है, जो माइनस वाला पूर्णांक है ना, वह पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है। इसीलिए हम प्रत्येक पूर्णांक को एक पूर्ण संख्या नहीं कर सकते हैं, है ना। आशा है कि समझ में आ रहा होगा। तो हम लिखेंगे ये कथन सत्य नहीं हुआ, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक यहाँ कहता है पूर्ण संख्या होता है, जबकि ऋणात्मक पूर्णांक ऐसा है जो कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम लिखेंगे ये असत्य है, असत्य है। क्यों असत्य है? इसके पीछे कारण देंगे। क्योंकि है ना ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? जिसके आगे माइनस लगा रहे, जिस पूर्णांक के आगे, है ना। ये सब देखिए, ये सब पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक ये लिख देते हैं -1 -2 -3 -4 ऐसी डॉट डॉट, है ना। ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है, पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है ना, पूर्ण संख्या में नहीं है। इसलिए हम प्रत्येक पूर्णांक को पूर्ण संख्या नहीं कर सकते, है ना। एक भी अगर नहीं रहेगा तो हम प्रत्येक को नहीं कहेंगे। यहाँ प्रत्येक कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक को मैंने पूर्ण संख्या कह रहा है। तो प्रत्येक पूर्णांक में अगर एक भी पूर्णांक ऐसा रहेगा जो पूर्ण संख्या में नहीं रहेगा तो कथन असत्य हो जाएगा। और यहाँ तो बहुत सारे हैं, जितने भी निगेटिव जो है चिन्ह वाले हैं, माइनस चिन्ह वाले जो पूर्णांक है, वो कोई भी पूर्ण संख्या में शामिल नहीं, इसलिए कथन असत्य हो। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। आप लोग जो है मेरे साथ बने रहे। एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन खत्म कर देते हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, प्रश्नावली 1.1। इसके बाद अगला जो चैप्टर आएगा वो अपरिमेय संख्या है ना। तो 4 का तीसरा देखिए, 4 का तीसरा कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या
होती है। तो देखिए यहाँ पर परिमेय के बारे में पूछ रहा है कि जो प्रत्येक परिमेय है वो पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय का हम देखेंगे कि परिमेय वाला प्रत्येक सदस्य पूर्ण में शामिल है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर परिमेय का ढेर सारा एग्जाम्पल ले लिए हैं, है ना। तो ढेर सारे एग्जाम्पल, इसको देखिए कि ये सब एग्जाम्पल जो है पूर्ण में है कि नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल है 3/5। देखिए ये परिमेय है, लेकिन क्या यह पूर्ण में है? देखिए तो पूर्ण 0 1 2 3 4 5 है। यहाँ पर जो है 3/5 है, तो 3 है पूर्ण में और 5 भी है पूर्ण में, लेकिन 3/5 जो है वह नहीं है। उसी प्रकार 4/7, 4 भी है और आगे 7 भी होगा, लेकिन 4/7 जो है वह पूर्ण में शामिल नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारा सदस्य 3/5 पूर्ण में नहीं है, 4/7 पूर्ण में नहीं है, 8/9 पूर्ण में नहीं है, 0 है पूर्ण में। तो कुछ कुछ परिमेय संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होती है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या, कुछ कुछ परिमेय संख्या जो है पूर्ण संख्या हो रही है, जैसे 0 है। और ये देखिए 1 परिमेय संख्या, तो 1 जो है ये परिमेय संख्या वो पूर्ण संख्या है। 2 भी परिमेय संख्या है जो पूर्ण संख्या है। 3 भी है, √4 √9 ये सब भी है, लेकिन हमें इस प्रत्येक के बारे में देखना है। तो देखिए ये सब जो है 3/5, 4/7, 8/9, -1/2 ये सब परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पर जब सभी सदस्य रहेगा पूर्ण में तभी ना शर्त होगा। ये यहाँ तो बहुत सारे सदस्य ऐसा है, बहुत सारे ऐसा परिमेय संख्या है जो पूर्ण संख्या नहीं हो रहा है, जैसा कि आपको बताया ये सब। तो इसका हो जाएगा उत्तर क्या? असत। असत है, असत है। क्यों असत है? क्योंकि हम तो 4 एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि 3/5, 4/7, 8/9, -1/2 है ना, और भी बहुत सारे हैं। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन यह पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है, पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है ना। तो जो अगर सभी का सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में शामिल रहता तब नहीं इसको हम कहते कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है ना। तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसके प्रत्येक सदस्य को जो कहलवाना है उसमें शामिल होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पर था कि परिमेय संख्या को कहलवाना था पूर्ण संख्या, तो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल लिए और देखे कि पूर्ण में वो है कि नहीं। तो देख रहे हैं बहुत सारा नहीं है, 3/5 नहीं है, 4/7 नहीं है, 8/9 और भी बहुत सारा नहीं है। तो ये कथन असत हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये जो है चैप्टर इसी के साथ समाप्त हो गया, तो समझ में आया होगा। और इतना जब आप वीडियो देख करके प्रश्न को बनाएंगे तो बिल्कुल कोई रटा रटाया जैसा नहीं लगेगा, लगेगा ये तो बिल्कुल आसान है। आप मेरे साथ बने रहें। अगर आपको मैथ कठिन लगता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको आसान भाषा में मैथ को रुचिकर बना करके आपको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा, है ना। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें, उसको बताएं कि अरुण सर जो है एक ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। आप उनके वीडियो को देख करके ये जो 9th का बुक है इसको बढ़िया से आप खत्म कर सकते हैं, है ना। चलिए आज भर के लिए इतना ही। आप लोग लगातार कठिन मेहनत करते रहें, है ना। चलिए धन्यवाद।